एनसीईआरटी के प्राचीन भारतीय इतिहास के इस लेक्चर सीरीज में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम यह चर्चा कर रहे हैं वो मौर्योत्तर काल का है और मौर्योत्तर काल में भी हम राजनैतिक अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 180 ईसा पूर्व जब मौर्यों का पतन हुआ उस समय से लेकर गुप्त काल के शुरू होने तक यानी 320 ईस्वी के अंतराल में इस 500 वर्षों में जो राजनीतिक अवस्था भारतीय उपमहाद्वीप की रही उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चर्चा के पहले भाग में हम लोग उत्तर भारत की अवस्था को देख चुके हैं, राजनीतिक अवस्था को देख चुके हैं। जो छोटे छोटे पॉलिटीज, शुंग, कान्वज या जो जनजातीय राजस्थान इलाके में या पंजाब इलाके में यौधेय, अर्जुनियस वगैरह, इंडो ग्रीक्स उत्तर पश्चिमी इलाके में, और शाक, कुषाण वगैरह, पश्चिमी भारत में शाक और उत्तरी भारत में कुषाण, उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण वगैरह, इन सबों की चर्चा हम लोग पहली भाग में कर चुके हैं। और ये जो सेकंड भाग है इस चर्चा का, इसमें हम मूलतः विंध्य पर्वत के दक्षिण के इलाकों की चर्चा करेंगे और आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि उत्तरी दक्कन इलाका जो है उसकी चर्चा करेंगे और तत्पश्चात जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो टिप है सदर्न पेनिनसुलर इंडिया का, वहां किस प्रकार की राजनीतिक अवस्था थी मौर्योत्तर काल में, उसकी चर्चा करेंगे। पहले भाग में मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रक्रियात्मक तरीके से दो मूल धाराएं हैं इतिहासकारों के विचारों की, उनके लेखन की। एक तो यह मानता है कि एक बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य विघटित हुआ और एक जब बड़ा साम्राज्य विघटित होता है तो उसके जो घटक हैं वो छोटे छोटे पॉलिटीज के तौर पर हमें पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिल रहे हैं। परंतु एक जो दूसरा नजरिया है इसी अवस्था को समझने का, प्रक्रियात्मक तरीके से समझने का, वह यह है कि यह जरूरी नहीं है कि मौर्य काल के या मौर्य साम्राज्य के विघटित होने के बाद ही उसके घटक के तौर पर ये पॉलिटीज हमें नजर आ रही हैं मौर्योत्तर काल में, बल्कि राज्य व्यवस्था के निर्माण, उसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है इतिहास में, वो निरंतर चलती रहती है। और चूंकि इसका सीधा संदर्भ अर्थव्यवस्था और समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो विभेदीकरण होता है अधिशेष के आने के पश्चात, उससे जुड़ा हुआ है। और यह प्रक्रिया गुप्त काल में भी व्याप्त थी। यह प्रक्रिया गुप्त काल के बाद भी कई इलाकों में हो रही थी। अगर आप जो पूरब का इलाका है जिसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हम कहते हैं, वहां आप देखेंगे तो स्टेट फॉर्मेशन उसके बाद होता दिखता है एक प्रक्रिया के तौर पर। संभवतः वहां जो सघन तरीके से खेती या अधिशेष संग्रह या जो सामाजिक विभेदीकरण वगैरह है वो कुछ बाद में हो रहा है और उसके फलस्वरूप वहां इस प्रकार की जो गतिविधि है राजव्यवस्था के उदय की, पनपने की, सिक्कों के आने की, हिस्टोरिकल फेज में एंटर करने की, वो अलग अलग समय में भारतीय भूखंड में अलग अलग तरीके से होता दिखता है। और उसी की चर्चा हम लोग उत्तरी दक्कन के संदर्भ में मौर्योत्तर काल में इस समय कर रहे हैं। तो अगर आप जो महाराष्ट्र इलाका है आज का या आंध्र प्रदेश का इलाका है आज का, इसकी चर्चा करें तो यहां क्या हो रहा है मौर्योत्तर काल में, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें यहां क्या होता दिखता है, किस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें सातवाहनों का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। अब यह जो सातवाहन पॉलिटी है, आप कह सकते हैं महाराष्ट्र एरिया में या उत्तर दक्कन एरिया में,
नर्मदा घाटी के आसपास। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भी कहा गया है और इतिहासकारों में यह मतभेद है कि संभवतः उनकी शुरुआत आंध्र से वेंगी इलाके से हुई थी और बाद में जाकर वो महाराष्ट्र इलाके की तरफ गए हैं, जबकि साक्ष्यों के आलोक में संभवतः उनकी शुरुआत नर्मदा इलाके में, या आप कह सकते हैं कि आज के महाराष्ट्र इलाके में भी पैठान वगैरह के इलाके में ही हुई और तत्पश्चात वो आंध्र इलाके में भी इनकी राजनीतिक वर्चस्व हमें देखने को मिलता है आगे के सेंचुरी में। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या आप मान सकते हैं कि तीसरी शताब्दी के शुरू होने तक के मध्य तक हमें सातवाहनों का उत्तरी दक्कन में एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल प्रेजेंस देखने को मिलता है। सबसे पुराना अभिलेख हमें नासिक से मिलता है और सातवाहन राजा कान्हा ने एक गुफा बनाने के संदर्भ में इस अभिलेख को लिखवाया था और इस अभिलेख के मिलने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि जो यह इलाका है पैठान और उससे जुड़े आसपास के इलाके, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र आप कह सकते हैं और जिसे सातवाहन इलाका भी आप कह सकते हैं, यह इलाका अब हिस्टोरिकल फेज में एंटर कर चुका है। हिस्टोरिकल फेज में एंटर करने का यहां मतलब है कि अब इस इलाके से हमें लिखित स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि इस इलाके के ही फलस्वरूप मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मगध एपिसेंटर के तौर पर यहां काम कर रहा है और कोई दूसरा साम्राज्य के अधीन यह इलाका है जिसमें यह परिवर्तन हो रहा है, बल्कि यह मौर्योत्तर काल में हो रहा है जब कोई रेगुलेशन मगध से कुछ नहीं हो रहा है और इस इलाके में अब इतनी आप कह सकते हैं कि मटेरियल वेयरविथॉल आ चुका है कि उसके अपने या इस इलाके के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के फलस्वरूप, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन के फलस्वरूप एक रूलिंग स्ट्रेटम उभर कर सामने आ रहा है जिसे हम सातवाहन राजाओं के तौर पर समझते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पुराणों में आंध्र के तौर पर सातवाहनों का वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि आंध्र का जो रेफरेंस है वो मूलतः सातवाहनों के लिए ही है। तो यह नामकरण का मसला है, दो नामों से संभवतः वो जाने जा रहे थे और साहित्यिक स्रोत के तौर पर बहुत ज़्यादा सातवाहनों के बारे में हमें नहीं मिलता है सिवाय एक दो प्राकृत टेक्स्ट्स के जिसकी रचना संभवतः किन्हीं सातवाहन राजा ने किया था। सिक्के ठीक ठाक मिलते हैं सातवाहन काल के और सातवाहन राजाओं के द्वारा ही निर्गत किए गए थे। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अब मौर्योत्तर काल से भारतीय राजनीतिक परिपाटी में एक परिवर्तन आया कि अब सिक्के निर्गत करने की जो मोनोपोली है वो राजघरानों की है, वो राजाओं की है और एक राजा के द्वारा निर्गत किया गया सिक्का मूलतः उसकी राजनीतिक संप्रभुता का इंडेक्स होता था, राजनीतिक संप्रभुता को दर्शाता था वो। तो अगर एक इलाके से किसी डायनेस्टी के सिक्के मिल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि अगर वो किसी व्यापार और अन्य कारण से वहाँ नहीं आया हो तो आप मान सकते हैं कि वो इलाका उस राजा के अधीन रहा होगा। तो सातवाहन के जो सिक्के हमें देखने को मिलते हैं इसमें बहुत बहुमूल्य धातु के सिक्के कम ही हैं, यानी कि सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के की संख्या नगण्य है, कम है और ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो हो सकता है कि वो कॉपर के हों या पोटीन के हों और यह आपको यह बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर ज़्यादा हो रहे हैं
तभी जो विनिमय का साधन है, सिक्का है, उसकी डिनोमिनेशन बहुत हाई नहीं है, वो गोल्ड कॉइन्स नहीं है या सिल्वर कॉइन्स नहीं है, आम सिक्के हैं, कम मूल्य के सिक्कों का आदान प्रदान हो रहा है। निश्चित रूप से जो सामान आदान प्रदान हो रहा होगा वो भी बहुत हाई वैल्यू का नहीं रहा होगा। तो इन सभी तरीके से आप उस समय की अर्थव्यवस्था का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो सातवाहनों के राजनीतिक प्रभुत्व का नाभिकीय इलाका था वो था पश्चिमी दक्कन, यानी जो तटीय इलाका है अरबियन सी को फेस करता हुआ, और यहां से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर रेडिएट हो रहा है। और आप देखते हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी में शक सत्रप नाहपाण के अभिलेख नासिक इलाके में हमें देखने को मिलते हैं, पर दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक इस इलाके में पुनः सातवाहनों का शासन वापस काबिज हो जाता है। तो एक टसल जो है इस इलाके पर राजनीतिक प्रभुत्व की, वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शकों और सातवाहनों के बीच होता दिखता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां के द्वारा खुदवाए गए नासिक अभिलेख में सतकर्णी का वर्णन शक को खत्म कर सातवाहनों के वैभव को पुनः स्थापित करने वाले के तौर पर किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक 150 ईस्वी तक वापस इस इलाके में सातवाहनों ने अपनी राजनीतिक प्रभुता को स्थापित कर लिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी के माध्यम से। और इसी की चर्चा गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां ने अपने द्वारा खुदवाए गए नासिक अभिलेख में किया है। सतकर्णी के द्वारा कई शक चांदी के सिक्कों पर पुनः सातवाहन मुहर लगाए जाने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। तो ये एक सीधा आप कह सकते हैं एविडेंस है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अब जो आदान प्रदान हो रहा है अर्थव्यवस्था में, और जैसा मैंने आपको बताया कि अब यह एक तरह से सॉवरेन मार्कर है कि किसके सिक्के उसके इलाके में चलेंगे। किसी दूसरे राजा के द्वारा निर्गत किए गए सिक्के किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में नहीं चल सकते, किसी दूसरे राजा के डायनेस्टी के क्षेत्र में नहीं चल सकते। और इसका सीधा प्रमाण हमें मिलता है कि संभवतः सातवाहनों ने शाक राजाओं को इस इलाके से हरा दिया था, इस इलाके में हरा दिया था। तो उस समय जो जितने व्याप्त सिक्के थे, शाक सिक्के थे, उस पर पुनः सातवाहन मुहर लगाए गए ताकि जो एक राजनीतिक संप्रभुता है उसे दर्शाया जा सके। तो ये एक नई परिपाटी जन्म लेती इस समय मौर्योत्तर काल में हमें देखने को मिलती है, और जिसकी पुनरावृत्ति आप आगे के इतिहास में कई बार होते दिखते हैं। उसी प्रकार एक सातवाहन राजा के द्वारा रुद्रदमन की बेटी से विवाह का भी हमें प्रमाण मिलता है। और प्राचीन इतिहास परंपरा में यह भी एक परिपाटी सी थी कि जो विजित राजा था, जो विजयी राजा था, वो वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता था। और ये कोई बहुत कैटाक्लैस्मिक वॉर संभवतः नहीं रहा होगा, और परंतु जो कौन डोमिनेंट पावर है इसके तरफ इंडिकेशन निश्चित रूप से करता है कि सातवाहन राजा संभवतः इस इलाके में अपना प्रभाव बनाने में सफल रहे होंगे। और रुद्रदमन जो कि एक शाक रूलर है, उसने अपनी बेटी की शादी इसी राजा से उन्होंने किया है। तो these are some of the I can say indirect cultural indicators of political power। और यह बाद में जैसा मैंने आपको कहा सिक्कों के संदर्भ में, यह जो परिपाटी है
बाद में कई बार इतिहासकार इसे यूज करते हैं इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कि विजयी राजा कौन रहा होगा, विजयी शक्ति कौन रही होगी। वैसे ही गौतमी पुत्र के पश्चात सातवाहन राजाओं की यहां बात हो रही है। पुलमावी के समय में सातवाहनों का प्रभाव आंध्र क्षेत्र में भी व्याप्त होता हमें दिखता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की कि पुराणों में सातवाहनों को आंध्र के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया है। और जो कृष्णा नदी है या अमरावती इलाकों में सातवाहन अभिलेख भी हमें देखने को मिलते हैं, हमें मिलता है। और सातवाहन के सिक्के का भी प्रमाण हमें आंध्र इलाके से मिलता है। पुलमावी के जो चांदी के सिक्के हैं वो पोर्ट्रेट कॉइन्स हैं। पोर्ट्रेट कॉइन्स की चर्चा हम पहले भाग में कर चुके हैं इस लेक्चर में। और उसके बाद राजाओं के सिक्कों में भी द्रविड़ भाषा का ब्रह्मी लिपि के साथ प्रयोग होता दिखता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्थानीय इलाका है, जो रीजन है, जो लोकल इलाका है, वहां जिस प्रकार की लिपि व्याप्त है, उस लिपि का प्रयोग एक रूलर, और आप यहां संभवतः इंपीरियल रूलर से कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इलाके से या पश्चिमी दक्कन इलाका जो कि एपिसेंटर रहा है सातवाहन पावर का, जब वह आंध्र इलाके में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करता है तो समावेश किया जा रहा है स्थानीय लिपि का। यह आप अशोक के समय में भी देखते थे कि कैसे अगर उत्तर पश्चिमी इलाके में पॉलिटिकल पावर व्याप्त है तो खरोष्ठी लिपि का हमने आपको पहले बताया था कि कैसे उसका समावेश भी, या आप कह सकते हैं कि कई अभिलेख खरोष्ठी भाषा में भी लिखी गई थी अशोक के। तो यह परिपाटी यहां भी हमें देखने को मिलता है सम्मिश्रण का। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन राजाओं में अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे और 3री सदी ईस्वी तक उत्तरी दक्कन इलाके में वाकाटकों का प्रभाव बढ़ता हमें दिखता है। और उसके बाद सातवाहनों की चर्चा नहीं होती है, तो सातवाहनों की पावर संभवतः 3री शताब्दी ईस्वी के शुरुआत में खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद इस इलाके में वाकाटक जो रूलर्स थे उनकी राजनीतिक प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा कई और अन्य जो वंशज हैं रूलर्स के, उसका भी हमें प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है उत्तरी दक्कन इलाके में मौर्योत्तर काल में। अब अगर इस चर्चा को हम दक्षिण भारत की तरफ ले जाएं, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न टिप है, जो चोल एरिया है या पांडे एरिया है, सत्यपुत्र एरियाज है, चेर एरिया है, आज का तमिलनाडु केरल इलाका जो है, अगर इसकी चर्चा करें तो हम पाते हैं कि अशोक के अभिलेखों में निश्चित रूप से यह इलाका को दर्शाया गया है नाम के साथ कि वो अशोक के सीमावर्ती इलाके हैं, यानी वो नेबरिंग किंगडम्स हैं, वो अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं है। और यहाँ किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, तो यह मानना संभवतः थोड़ा गलत होगा कि राजवंशीय व्यवस्था यहाँ व्याप्त हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो हमें साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको पढ़कर हम इन पॉलिटीज के बारे में जानते हैं, वो है संगम साहित्य। और संगम साहित्य, हालांकि इसे संकलित किया गया था 3री-4री ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम संगम था, इसलिए हम इसे संगम साहित्य कहते हैं। अदरवाइज इसके पहले काल में और जिस कालखंड की जो यह रचना है, वो मौखिक तौर पर इसे रचा गया था और इसे लिखा गया बाद में, संकलित किया गया बाद में। तो जिस समय की बात कर रहे हैं, यानी 100 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक की जो गतिविधियां हैं
की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक अवस्था रही होगी पेनिनसुलर इंडिया की, उसका परिलक्षण हमें संगम साहित्य में देखने को मिलता है। निश्चित रूप से संगम साहित्य कोई धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि कवियों और चारणों के द्वारा, चारण यानी कि बार्डिक ट्रेडिशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो चारणों के द्वारा प्यार और वीरता के संदर्भ में, तो ये बेसिक इमोशंस हैं, लव पोएम्स हैं, ये हीरोइक पोएम्स हैं, और इसी संदर्भ में लिखी गई या गाई गई रचनाएं हैं। और अगर इसका आप ऐतिहासिक सर्वेक्षण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी ये एक कोई मोनार्किकल पॉलिटी नहीं बन पाई थी, क्योंकि राजा जो है, राजा से ये बार्ड्स जो हैं, ये पोएट्स जो हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिफ्ट के तौर पर। अगर वो उसके बारे में कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा गाएं, या उसकी वो क्रिटिसाइज करें, तो किस प्रकार राजा रिस्पॉन्ड करता है। जब वो खुश होता है तो उन्हें किस प्रकार की गिफ्ट्स देता है, और किस प्रकार के हथियार हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो इन सबों के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इस कालखंड में 100 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक जो अर्थव्यवस्था यहाँ की रही होगी, वो अभी भी खेतिहर पूरी तरह से नहीं हुई थी, क्योंकि इस समय तिनई की चर्चा की जाती है, और तिनई शब्द का जो ट्रांसलेशन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो मूलतः इको जोन्स आप कह सकते हैं, इकोलॉजिकल पैचेस। और सभी राजा, चाहे वो चेर हों, चाहे वो पांडे हों, चाहे वो चोल हों, वो सभी राजा की कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा मरुतम इलाका, जो कि इट वाज वन ऑफ द तिनईज, 5 तिनई की चर्चा है, तो मरुतम इलाका वह इलाका होता था जो कि हरा भरा है, जहां वनस्पति है, जहां पानी उपलब्ध है, और जहां खेती संभव है। तो खेती से संभवतः अब यहाँ के लोगों को जो अधिशेष उत्पादन हो रहा है, इसकी जानकारी मिल रही थी, वो इसकी वैल्यू को समझ रहे थे। तो इसलिए यह एक प्राइज्ड पोजीशन था, मारुतम के ऊपर कंट्रोल एक प्राइज्ड पोजीशन था। यह कारण था इन सभी पॉलिटीज के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी कि कौन मारुतम इलाका पर कंट्रोल करेगा। तो आप देखते हैं कि जो पेरियार नदी घाटी है, उसके इर्द गिर्द चेर का राजनीतिक वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। चोल जो राजा थे संगम साहित्य के, और ध्यान रहे कि ये मैं यहाँ इंपीरियल चोलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस कालखंड से 1000 वर्ष बाद की घटना है। जो राजराज चोल और राजेंद्र चोल की बात करते हैं, वो उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है, उससे 1000 वर्ष पहले की यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं। तो कावेरी नदी घाटी के इर्द गिर्द प्रेजेंस जो है वो चोल राजाओं का है। वैसे ही पांड्य राजाओं का जो राजनीतिक प्रेजेंस है वो वैगई नदी और ताम्रपर्णी घाटी के इर्द गिर्द है, और इस इलाके में इनका राजनीतिक वर्चस्व देखा जा सकता है। इसके साथ साथ 2 राजधानी बनाने की एक परिपाटी, और इसका रिवर्बरेशन आप आज तक देख सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश या अब तेलंगाना एरिया है, वहाँ आज भी आप देखते हैं कि कभी कभी बात की जाती है कि कैन वी हैव 3 कैपिटल्स, और इस पर वर्तमान में भी बातें की गई थी कि एक राजधानी क्यों हो, एक राज्य का 2 नहीं 3 राजधानी बनाते हैं। तो संदर्भ निश्चित रूप से अलग रहा होगा, लेकिन एक आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी रही है इस इलाके में ट्विन कैपिटल्स की। तो चाहे चेर हो, चाहे चोल हो, चाहे पांडे हो, इन सभी पॉलिटीज में संगम काल में 2 राजधानियां होती थी। एक इनलैंड होता था और दूसरा तटीय होता था, यानी कोस्टल होता था, कोस्टल इलाके में अवस्थित होता था। और ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि यही वो समय है, मौर्योत्तर काल वो समय है जब काफी सघन तरीके से
जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं अरबियन सी की, वो यूज किए जा रहे हैं। और रोमन ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया से, उसके बिल्कुल बीच का इलाका है ये। तो संभव है कि जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन रहा होगा इन पॉलिटीज का इस बड़े ल्यूक्रेटिव ट्रेड में, रोमन ट्रेड जो हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, तो ये जो पॉलिटीज हैं वो भी उस ट्रेड का फायदा ले रहे थे। उस ट्रेड में इनका भी हस्तक्षेप रहा होगा। और यह भी जो मैरीटाइम ट्रेड है, इंडो रोमन ट्रेड है, उसके माध्यम से जो अधिशेष संग्रह हो रहा है वह भी एक कारक बना होगा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन का। और उसी के फलस्वरूप आगे के काल में हम जाकर देखते हैं कि एक फुल फ्लेजेड स्टेट सिस्टम पल्लवों के समय में, या जिसे हम ट्राइपार्टाइट रूल कहते हैं, राष्ट्रकूट वगैरह के समय में, आपको इस तरह के चालुक्य के समय में एक फुल फ्लेजेड स्टेट सिस्टम हिस्टोरिकल स्टेज में यहां प्रस्फुटित होता दिखता है। तो यह एक समझ प्रक्रियात्मक तरीके से भारतीय महाद्वीप के सभी भागों का हम लोगों ने आज इसके ऊपर चर्चा की कि मौर्योत्तर काल में राजनीतिक अवस्था क्या थी और प्रक्रियात्मक तरीके से एक ऐतिहासिक समझ हम इनकी कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।